केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट। सीएम धामी ने बजट को समावेशी बताया। प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री को दी बधाई। सीएम ने कहा देश और राज्यों के विकास को मिलेगी नई दिशा। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की 70वीं बैठक। उत्तराखंड की सबसे प्रभावी प्रस्तुति, 13 विषय किए गए प्रस्तुत। ऋषिकेश एम्स की महिला कर्मचारी की हत्या, अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या की। अज्ञात हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। जसपुर में पेट्रोल पंप के पास घूमता नजर आया गुलदार। इलाके में हड़कंप मचा। लोगों ने प्रशासन से गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026 और 27 की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट देश और राज्यों के विकास को नई दिशा देने के साथ ही सभी वर्गों के लिए अवसरों को बढ़ाने वाला है। सीएम ने कहा कि बजट में आर्थिक विकास तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को विकासोन्मुखी और समावेशी बजट के लिए बधाई देते हुए कहा कि बजट में किसानों, महिलाओं, वंचितों, युवाओं, छोटे उद्यमियों और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बजट में हमारे जैसे पर्वतीय राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, कृषि, उद्योग, युवा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी इसमें ध्यान प्रावधान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह बजट आत्मनिर्भर उत्तराखंड के हमारे लक्ष्य को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में गत वर्ष की तुलना में राज्यांश बढ़ा है। लगभग 1850 करोड़ से अधिक की धनराशि हमको इसमें मिलने वाली है। इसके अतिरिक्त जल जीवन मिशन, जो कि हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी योजना है और हमारे यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं पेयजल की, उसको कहीं ना कहीं दूर करने वाली ये योजना, उस योजना में जिस प्रकार से एक बड़ी धनराशि 67,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बार किया गया है, उससे हमारे राज्य की योजनाओं को और गति मिलने वाली है। इसके साथ साथ हमारे राज्य को जो अतिरिक्त संसाधन है राज्य के विकास कार्यों के लिए, वो इससे प्राप्त होंगे। आगे बढ़ जाते हैं जहां खबर देहरादून से, जहां प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों के साथ केंद्रीय बजट का लाइव प्रसारण देखा और इस मौके पर उन्होंने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की दिशा में एक सर्व समावेशी और विकासोन्मुखी बजट बताया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्रीय बजट समाज के सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जो देश की विकास गति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया, जिसे उत्तराखंड भाजपा ने अच्छा और सभी वर्गों का हितैषी वाला बजट बताया। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि पूरे देश के नागरिकों के हितों को संरक्षित करते हुए और हर वर्ग, हर धर्म का ध्यान रखकर बजट पेश किया गया है। देखिए, आज का जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो पूरे देश के नागरिकों के हितों को संरक्षित करते हुए और हर वर्ग का, हर धर्म का, मैं कह सकता हूं कि सभी नागरिकों का इसमें ध्यान रखा गया है। और इस बजट के लिए विशेषकर मैं मोदी जी को और सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा संतुलित बजट आज उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो वहीं भाजपा विधायक शिव अरोरा और महापौर विकास शर्मा ने रुद्रपुर के भाजपा जिला कार्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश बजट का सीधा प्रसारण देखा। ऐसे में विधायक शिव अरोरा ने बजट को गरीबी दूर करने और समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी बताया। वहीं रुद्रपुर नगर निगम के महापौर विकास शर्मा ने भी बजट को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने वाला बजट बताया। मैं कहूंगा कि ये जो बजट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047, युवा, किसान, महिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, हर अंग को छूते हुए 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बने, इस लक्ष्य के साथ बजट प्रस्तुत किया गया। इसमें गंभीर बीमारियां, कैंसर, शुगर और 7 ऐसी गंभीर बीमारियां, उनकी दवाइयों के मूल्य बहुत सस्ते किए जा रहे हैं।
जो हमारे ईवी बैटरीज है, हमारे बायोगैस मिक्स सीएनजी है, माइक्रोवेव ओवन, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, ये सब सस्ते होते चले जा रहे हैं। मैं कहूंगा कि ये जो बजट है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 विकसित भारत, उसको कहीं ना कहीं छूने की तरफ आगे बढ़ने का बजट है। जहां तक पहले कांग्रेस की सरकारें झूठे आंकड़े देकर बजट पेश करती थी और वो आंकड़े जमीन पे कहीं सच नहीं होते थे। अगर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो तीसरी सरकार है और ये 9वां बजट जो पेश हुआ है, ये आम आदमी को छूता हुआ बजट है। हमारा जो बजट है, चाहे उसमें युवा हो, हमारे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, हमारी बहनें हो, कहीं ना कहीं उस बजट को देख के लगता है कि हमारी बात हुई है। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज ही 9वीं बार संसद के अंदर बजट पेश किया, जिसे सरकार समेत भाजपा के नेता हर वर्ग हर क्लास के लोगों का बजट बता रहे हैं। वहीं महिलाओं ने केंद्र सरकार के बजट की तारीफ की है, क्योंकि इस बार बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए सी मार्ट के साथ हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने और साथ ही यात्रा में जिस तरीके से मुनाफा देने की बात की है, जिसकी महिलाओं ने जमकर तारीफ भी की। आज 1 फरवरी यानी कि रविवार को केंद्र सरकार ने अपना बजट जारी कर दिया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार पार्लियामेंट में बजट पेश किया है, जिससे सरकार हर धर्म हर वर्ग खासतौर पर महिलाओं के लिए हितैषी बता रही है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ये कह रही है कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए इस बजट में कुछ खास नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महिलाओं को लेकर हम कहें या युवतियों की सुरक्षा को लेकर के जिस तरीके से सरकार ने इसमें बजट पेश किया है, खास चीज़ें जो है तोहफा जो है वो युवतियों महिलाओं को दिया है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। लेकिन विपक्ष इस बजट से नाखुश है। हमारे साथ यहाँ पे युवतियाँ और महिलाएँ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है वो उससे कितनी खुश है और क्या उम्मीदें उनको थी और क्या उम्मीदों से खरा जो क्या सरकार उतर पाई है। हमारे साथ है मैम, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, इस बार जो है बजट में महिलाओं के लिए कुछ खास रखा गया, यानी कि हर जिले में एक हॉस्टल खुलेगा और साथ ही यात्रा भी सस्ती कर दी गई है, चाहे वो हम फ्लाइट्स की बात करें या रेल की ट्रेन की बात करें। आप किस रूप में देख रहे हैं इस बजट को? हाँ, मेरे हिसाब से बजट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। देखिए, हमेशा हर चीज़ में पॉजिटिव ही देखना चाहिए। नेगेटिव ढूंढने चलेंगे तब तो उसकी कोई कमी है ही नहीं। लेकिन येस, मैं इसको कहूँगी बहुत ही पॉजिटिव बजट है। महिलाएं कहीं भी जाती हैं, लड़कियां कहीं भी किसी भी शहर में जाती हैं, तो सबसे पहले उनको चाहिए होता है कि उनको रहने के लिए, खाने के लिए कहाँ क्या जगह मिलेगी। और आजकल इतना ज़्यादा शोषण बढ़ चुका है, इतना ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं कि उनकी सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है। निर्भया आज तक हम में से कोई भी नहीं भूला है। कहीं ना कहीं अगर यात्रा सस्ती होती है तो संख्या जो है बढ़ती है यात्रियों की, तो कहीं ना कहीं जो फैसिलिटीज़ है, व्यवस्था है, उसे भी दुरुस्त करना होगा। जैसे कि मैम ने बताया कि टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, या फिर हम बात करें जिस तरीके से टिकट काउंटर पर भीड़ लगती है, वहाँ पर कोई इंतजाम नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे भी पुख्ता करने की ज़रूरत है, अच्छी करने की ज़रूरत है। हमारे तो और भी महिलाएं, उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इस बजट में लखपति दीदी के बाद सी मार्ट जो बजट है उसमें रखा गया है, सी मार्ट को, वो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि सरकार ने एक बड़ा कदम उन महिलाओं के लिए उठाया है जो रोजगार करती हैं, जो अपना स्वरोजगार करके अपना रोजगार खुद खोल के अपने पैरों पे खड़ी हैं, जिसमें उत्तराखंड की महिलाएं भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। वहाँ पर उनको बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। साथ ही जो टूरिस्ट गाइड होते हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाएगी, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। सर, आप इस बजट को किस रूप में देख रहे हैं? इस बार महिलाओं के लिए खास रखा गया है, बेटियों की सुरक्षा के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे जितने भी जिले हैं देश में, और साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये भी कहा गया है कि इसमें कई जो वैकेंसीज है वो भी आएंगी। किस तरह देख रहे हैं इस बजट को आप? देखिए, ये जितने आपने पॉइंट्स बताए, मैंने एक्चुअली फॉलो नहीं किया बजट, बट ये पॉइंट सारे अच्छे हैं। बट हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, दैट मैटर्स। थिंग्स हैव टू वर्क ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, ट्रैफिक जैम चल रहे हैं, लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। अगर थोड़े प्रोसीजर्स, फॉर्म्स वो आसान हो जाएंगे, थोड़ा रेगुलेशन आसान हो जाएंगे, दैट विल हेल्प। अच्छा है। पहले भी सुना था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए लोन्स है कम ब्याज पे नॉल, बट जब हम बैंक में जाते हैं तो उनको इतने सारे कार्ड्स ये वो चाहिए होते हैं, तो जो एक लेडी एंटरप्रेन्योर है उसके लिए वो पॉसिबल ही नहीं होता उन सुविधाओं को अवेल करने का। तो मुझे ज़्यादा विश्वास तो है नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। दूसरा, मेरा सारा जो यहाँ पर स्टोर में काम होता है वो हाथ का काम है, जो कारीगर करते हैं, हाथ आर्टिसंस करते हैं, ठीक है। मैं उनसे सामान बनवा के उनका रिटेल करती हूँ, तो मैं भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट दे रही हूँ। बट जब जीएसटी आती है तो वो 18 से 12% तक जाती है जीएसटी, बिकॉज ये लग्जरी गुड्स में आता है, लिनेन एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल दैट। अगर बट कर तो हमारे गरीब आर्टिसंस ही रहे हैं ना। आप इनको लग्जरी अकाउंट में डाल देंगे, टैक्सेस इतना ले देंगे, चीज़ महंगी हो जाएगी।
तो मेरे को टैक्सेस और जीएसटी के जो स्लॉट है हैंडीक्राफ्ट्स का उससे प्रॉब्लम है। तो अभी सुना है कि 12% से हैंडीक्राफ्ट्स आ रहे हैं 5% पे। लेट्स सी कि वेदर दे एक्चुअली हैपन ऑन ग्राउंड और नॉट। तो देखिए यही कहना है कि देखना ये होगा जो बजट में आया है वो धरातल पे कितना उतरता है, उसका असर जो है वो धरातल पे कितना दिखता है, क्योंकि वादे होते हैं, बातें बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन क्या सच में वो धरातल पे उतरता है या उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। यही उम्मीद जो है तमाम महिलाएं कर रही हैं जो खासतौर पर अपना व्यापार करती हैं, अपना बिजनेस करती हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि जो उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उनको सैलरी देनी पड़ती है और जो जीएसटी और ये स्लॉट जो काफ़ी ज़्यादा है उन्हें कम करना चाहिए और धरातल पे दिखना भी चाहिए, सिर्फ वादे नहीं होने चाहिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र रातोड़ी के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नवा बजट पेश कर दिया है। सरकार के इस बजट को गरीब, युवा, महिला, किसान, व्यापारी सबके हित का बजट बताया जा रहा है। बजट को लेकर हिंदी खबर ने हरिद्वार देहात क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। क्या कुछ उनका कहना है वो भी सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश कर दिया है। बजट में किसे क्या मिला और विपक्ष से लेकर के सत्ता पक्ष तक क्या प्रतिक्रियाएं हैं, बात कर लेते हैं। हम हरिद्वार देहात क्षेत्र में मौजूद हैं, खासकर जो ग्रामीण लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर के बात करेंगे। हमारे साथ में शिक्षक भी हैं और किसान भी हैं। संजय चौधरी, किस तरह देखते हैं आज का बजट को? मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। बजट आज पेश किया है, बजट को देखा, लेकिन कमाल की बात ये लगी कि पूरे साल व्यक्ति इंतजार करता है बजट का। आज जब बजट पेश हुआ तो सरकार ने किसान को ठगने का काम किया है, किसान को कोई राहत नहीं दी है। बहुत गलत बात है। जब हमारा 70% कृषि प्रधान देश है तो किसान के बारे में सरकार को जरूर ही सोचना चाहिए। अगर जो किसान मजबूत होगा तो हमारा मार्केट मजबूत होगा, हमारी सरकारें मजबूत होंगी। बजट को बहुत गौर से देख रहे थे, सुन रहे थे, क्या लगा आपको, कैसा है बजट? बजट में जो दवाइयों को, जो कैंसर की दवाइयां हैं और शुगर की दवाइयां हैं जो सस्ती की गई हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और जो किसानों की बात है, किसानों के लिए सरकार कोई विशेष सोच नहीं कर रही है। नहीं, कई ऐसी फसलें जिन्हें लेकर के उनका मार्केट ग्लोबल कर दिया है, उस पर भी कहीं ना कहीं ऐसी नहीं है, सरकार ने सबको। हो सकता है भविष्य में किसानों को कोई लाभ हो सके अगर सरकार ऐसा सोच रही है। और दवाइयों के बारे में मेरा ये कहना है कि जो दवाइयों पे जो कंपनियां रेट लिख रही हैं वो जो है बहुत अधिक है, जिससे कि अनजान व्यक्ति को वो ठग लेते हैं। जो कई ऐसी बीमारियां जिनकी दवाइयाँ सस्ती की गई है, शुगर है, कैंसर है, और खासकर जो कुछ ऐसे उत्पाद हैं जिन पर कहना कि छूट की गई है, मतलब जो भाई जो चमड़े के उत्पाद हैं खासकर आपने देखा होगा तो उस पर छूट है। मतलब जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए सोच कर ही बजट बनाना चाहिए। सरकार ने काफ़ी अच्छा, जिनकी सराहना की जा रही है। रही बात सरकार के लोग ये भी कह रहे हैं, यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, कि जो विपक्ष है वो उसकी भूमिका तो हमेशा वही नेगेटिव रहती है, यानी उसे तो उनकी बुद्धि तो समझने के लिए है ही नहीं है। सर, जैसे आपने कहा कि विपक्ष की बुद्धि इसी तरह रहती है, इसी तरह सत्ता पक्ष की स्थिति भी पॉजिटिव बोलने के लिए होती है। आपको जज करना होगा कि कौन सही कह रहा है। विपक्ष भी सही कह सकता है और मुझको लगता है कि इस बजट में विपक्ष ही ज़्यादा सही कह रहा है। इस अभी पिछले कुछ दिनों से सरकार के डिसीजन मुझको सही नहीं लगते, चाहे वो यूजीसी हो या बजट हो। यानी बजट जो है वो अभी भी मनोरूप नहीं, बिल्कुल नहीं। कह रहे कि बजट में कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं लाई गई हैं जिनकी उम्मीद थी, जो सोच करके लोग आशान्वित थे। और आने वाले समय में क्या सुधार सरकार कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल तो कहीं ना कहीं जो देहात क्षेत्र का, यानी जो छोटे बाजार हैं, उनके जो व्यापारी हैं या किसान हैं, वो इस बजट को लेकर के मिलजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जसप्रीत सिंह, खबर अक्सर। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट 2026 में सभी की निगाहें टिकी हुई थी। बजट के दौरान कई ऐसी घोषणाएं हुई जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होने वाला है। भाजपा नेताओं ने आम बजट की खुलकर सराहना की, तो वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि आम बजट भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं विपक्ष ने इस आम बजट को बेहद निराशाजनक बताया है। और जिस तरह से जो है बजट का प्रावधान किया गया है, विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा। और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफ़ी अच्छा एक संदेश गया है। और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए
एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है। और इसी तरह से जो लड़कियों के लिए, हमारी बेटियों के लिए हॉस्टल खोलने की जो व्यवस्थाएं की गई है प्रत्येक जनपदों में। और विशेषकर चाहे सड़कों से लेकर के हो, अन्य व्यवस्थाओं के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा बजट है। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है। आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसके दूरगामी परिणाम देश पर देखने को मिलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था में भी गिरावट आएगी। और हर तरफ जो निराशा का माहौल है उसको कैसे अब मैनेज किया जाएगा, इस पर अब केंद्र सरकार ही कुछ कह सकेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बजट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी महंगाई, बेरोजगारी और रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों से परेशान है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई है। कैसा 9 साल से तुम बजट पेश कर रहे हो? गरीबी निरंतर बढ़ रही है और गरीब हो रहा है। देश के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। जितना 2014 में कर्ज था, आज उसके 350 गुना ज़्यादा खर्च है देश के ऊपर। आपका निर्यात घट रहा है, आयात बढ़ रहा है, असंतुलन पैदा हो रहा है। तो एक प्रकार से एक असंतुलित विकास जो देश का है, वो उसमें संतुलन कैसे पैदा करेंगे, ये बड़ी चुनौती है। जब तक वो संतुलन पैदा नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती रहेगी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी, जहां उत्तरायणी कौथिक महोत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है उत्तराखंड में, और ऐसे में माघ पूर्णिमा पर महोत्सव की तैयारी शुरू हुई है। गीता धामी ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। सेवा संकल्प फाउंडेशन इसका आयोजन कर रहा है, आयोजन की अगुवाई कर रहा है। 5 से 8 फरवरी तक परेड ग्राउंड में महोत्सव का आयोजन होगा। देश की जनजातीय संस्कृतियों को इसमें मंच भी मिलेगा। परंपरा और सांस्कृतिक एकता पर फोकस रहने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त, और ऐसे में इस आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। गीता धामी की ओर से इसका पूजन कर शुरुआत की गई है। तो 5 से 8 फरवरी तक ये आयोजन होगा। तो देश की जनजातीय संस्कृतियों को इस आयोजन के दौरान बड़ा मंच मिलने वाला है। तो वही खबर देहरादून से है, जहां राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में अपना जन्मदिन स्कूली बच्चों के साथ मनाया, और इस मौके पर बच्चों ने राज्यपाल को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने बच्चों को साथ केक काटा और उनके स्नेहपूर्ण अभिवादन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। लोक भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों, उनके परिजनों ने भी राज्यपाल से भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक, जहां नवा रायपुर में स्थायी समिति की 70वीं बैठक हुई। उत्तराखंड की सबसे प्रभावी प्रस्तुति बैठक में उत्तराखंड ने 13 विषय प्रस्तुत किए, जहां केंद्र द्वारा सकारात्मक रुख व्यक्त किया गया। नवा रायपुर में आयोजित स्थायी समिति की 70वीं बैठक में 4 राज्यों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री तथा वन एवं पर्यावरण RK सुधांशु की अध्यक्षता में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में प्रतिभाग किया। 17वीं बैठक में परिषद के सदस्य राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऐसे में आपको बता दें कि राज्य की ओर से रखे गए विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त किया गया सकारात्मक रुख नजर आया, जहां सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, लंबित मामलों के समाधान और आपसी समन्वय को मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक यहां पर चर्चा की गई। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है, और इसी क्रम में पार्टी के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कलजीखाल ब्लॉक में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जहां कार्यक्रम में संगठन सृजन के प्रभारी जसवीर राणा ने ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी नब्ज टटोली और ब्लॉक अध्यक्ष पद को लेकर फीडबैक लिया। कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में और देश के नेता राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशन में पूरे देश की
जो कांग्रेस संगठन को नया मूर्त रूप देने का एक अभियान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पौड़ी जनपद के कलजीखाल ब्लॉक में संगठन सृजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संगठन को चुस्त करने और न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस के ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने अपने अपने विचार रखे और लगभग आम सहमति अध्यक्ष के लिए बन चुकी है। अगली खबर देहरादून से, जो अंकिता यात्रा संयुक्त मंच की संयोजक कमला पंत ने अंकिता प्रकरण को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अब ये बहस का विषय नहीं रह गया वीआईपी कौन है, बल्कि असल सवाल ये है कि सामने आए नामों की जांच क्यों नहीं हो रही है। कमला पंत के अनुसार अब तक 2 चेहरे स्पष्ट रूप से सामने आ चुके हैं, जिनके नाम लगातार वीडियो और ऑडियो के माध्यम से जनता के बीच उजागर भी हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से किसी तरह की ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। जब 2 नाम चेहरे लगातार वीडियो से आ रहे हैं, उनके ऑडियो से आ रहे हैं, नाम जनता में जाहिर हो चुके हैं, उसके बाद सरकार मौन क्यों बैठी हुई है? क्यों नहीं उनकी जांच की जाती है इन दोनों की? तो हमारे सामने अब प्रश्न ये नहीं है कि कौन वीआईपी है, वीआईपी सामने 2 दिख रहे हैं, आप उनकी जांच क्यों नहीं? दूसरा सवाल ये है कि सीबीआई की जांच आज 20 दिन हो गए, आपकी संस्तुति का क्या हुआ? आपने उसको क्यों नहीं जनता में सार्वजनिक किया है अभी तक? क्यों सरकार मौन है? अगर उसमें कोई भी व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सामान्य आदमी हो, तो उनको जांच के दायरे में लाया जाए, ये हमारी मांग। तो वही अगली खबर देहरादून से, जो इंदिरा मार्केट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत इंदिरा मार्केट को व्यवस्थित रूप से देने के लिए एमडीडीए ने तैयारी तेज कर दी है। ऐसे में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इंदिरा मार्केट प्रोजेक्ट में करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है, जिसके लिए इंदिरा मार्केट के व्यापारियों की दुकानें शिफ्ट करनी है। पहले फेज में आने वाले दिसंबर तक 280 दुकानों का अलॉटमेंट किया जाएगा और मार्केट से दुकानें शिफ्ट होने के बाद जो जगह निकलेगी उसमें दूसरे फेज का काम शुरू होगा। देखिए, इंदिरा मार्केट जो प्रोजेक्ट है हमारा, एक तो वहाँ पर पार्किंग बननी है, करीब 1,500 गाड़ियों की पार्किंग बननी है। साथ ही जो इंदिरा मार्केट के व्यापारी हैं उनको वहाँ पर दुकानें शिफ्ट करनी है। तो फर्स्ट फेज में आने वाले दिसंबर तक हम लोग 280 दुकानों का अलॉटमेंट वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर व्यापारी लोगों को शिफ्ट करने के बाद जो जगह निकलेगी वहाँ पर सेकेंड फेज का काम शुरू होगा, जिसमें लगभग 350 दुकानें उनको देंगे। और तो वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने और वाहनों को पार्क होने के में हो रही दिक्कत को देखते हुए प्रशासन के द्वारा लोहाघाट नगर के पर्यटक आवास गृह और शिवालय मंदिर के पास पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया है और एक पार्किंग का निर्माण कार्य पुराने गैस गोदाम के पास जारी है। नगर की यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने पालिका और पुलिस को पर्यटक आवास गृह और शिवालय मंदिर के पास पार्किंग को संचालित करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। हमारे यहाँ लोहाघाट शहर में पार्किंग को लेकर थोड़ी दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ कैम वेन की पार्किंग है जो तैयार हो चुकी थी और काफ़ी टाइम से उपयोग में नहीं आ रही थी। तो उसके लिए हमने मीटिंग ली और वहाँ हमने ये डिसाइड किया है कि जो पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड से 4-5 साइट्स के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, वो सभी गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होंगी और टैक्सी यूनियन ही उसे संचालित करेगी। 100 रुपये महीने के उनका शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें टैक्सी यूनियन ही उसको वसूल करेगी और उसी पैसे के माध्यम से वो अपना एक आदमी रख के उसको संचालित करेंगे। ये व्यवस्था हमारी 2 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहेंगे।